नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के संस्कृत के क्लास में। पिछली बार हमने संस्कृत वर्ण परिचय में स्वर और व्यंजन के बारे में सीखा था। आज हम अयोगवाह के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अयोग जिस तरह संस्कृत वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी तरह एक और भी विषय होता है जिसे हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह में क्या आता है? अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग, ये दो चीजें आती हैं जिन्हें हमें आज सीखना है। दोस्तों, अनुस्वार के बारे में हम जानते हैं। अनुस्वार जो है वह एक बिंदुनुमा चिन्ह होता है जिसका आमतौर पर जिसका उच्चारण होता है अम और अन, अम और अन। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, जैसे अम का उच्चारण में आएगा संस्कृतम और अन के उच्चारण में आएगा अंशः। ये है अनुस्वार के प्रयोग और उदाहरण और उसका उच्चारण। अभी यहाँ पर है पंचम वर्ण प्रयोग। पंचम वर्ण प्रयोग में इसका अर्थ होता है कि अनुस्वार जब भी किसी शब्द पे होता है तो उसके बाद के शब्द को हमें देखना है और उन शब्द के वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, अनुस्वार के स्थान पर हम वह पंचम वर्ण लिखेंगे। पिछली बार मैंने आपको एक चित्र दिखाया था, उसी चित्र में मैं आपको फिर से समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो यह है हमारा वर्ण वर्ग और उनके पंचम वर्ण का कोष्ठक। तो सबसे पहले देखते हैं क वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं। क, ख, ग, घ और पंचम वर्ण है अंग। उसके बाद है च वर्ग जिसके वर्ण है च, छ, ज, ज और पंचम वर्ण य। ट वर्ग के शब्द हैं ट, ठ, ड, ढ और पंचम वर्ण अण। त वर्ग के शब्द हैं त, थ, द, ध और पंचम वर्ण न। प वर्ग के शब्द हैं प, फ, ब, भ और पंचम वर्ण म। दोस्तों, यहाँ पर पंचम वर्ण का अर्थ है पांचवा वर्ण। हर वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार के स्थान पर रखा जाता है। तो ये थे वर्ग और उनके पंचम वर्ण। तो उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि गंगा। हिंदी में हम गंगा लिखेंगे तो ग के ऊपर अनुस्वार आएगा, लेकिन संस्कृत में हमें क्या ध्यान देना है? अनुस्वार के बाद वाला शब्द क्या है? ग। ग किस वर्ग का शब्द है? जी, क वर्ग का। तो क वर्ग का पंचम वर्ण आएगा अंग। तो हमें लिखना है, पहला शब्द क्या है? ग, पंचम वर्ण अंग और आखिरी शब्द है गा। इस तरह से हमारा पूर्ण शब्द बनेगा गंगा। उसके बाद हम आगे एक और उदाहरण देखते हैं, पंच। हिंदी में हम पंच लिखेंगे तो प के ऊपर अनुस्वार आएगा, लेकिन संस्कृत में पंच लिखने के लिए हमें क्या करना है? अनुस्वार के बाद के शब्द पे ध्यान देना है। तो अनुस्वार के बाद जो शब्द है वह है च। च वर्ग का पंचम वर्ण आएगा य और हमें अनुस्वार की जगह पर लिखना है य। तो देखते हैं हम प, पंचम वर्ण का य और च। इस तरह से हमारा पूर्ण शब्द बनेगा पंच। एक और उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं, दंड। जी हाँ, द के ऊपर अनुस्वार है और उसके बाद है ड। ड किस वर्ण का शब्द है दोस्तों? जी हाँ, ट वर्ण का। और ट वर्ण में क्या आएगा? अण। तो पंचम वर्ण जो है द,
पंचम वर्ण और ड, तो दंडः, इस प्रकार से हमारा शब्द बनेगा दंडः। तो ये हो गया अनुस्वार का उच्चारण, उदाहरण, उसका प्रयोग और पंचम वर्ण प्रयोग। इसके अलावा अनुस्वार में कुछ और भी कई बातें हैं जो हमें जाननी है, लेकिन वह हम अगले विषय में मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल अभी हम विसर्ग की ओर बढ़ते हैं। विसर्ग, जी हाँ दोस्तों, विसर्ग का चिन्ह ऐसे दो ऊपर नीचे बिंदु बने होते हैं, उसे हम विसर्ग कहते हैं। आमतौर पर विसर्ग का उच्चारण होता है ह, जी, और उसके उदाहरण है, देखिए राम, म के बाद विसर्ग है तो हम इसे बोलेंगे रामः। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, बाल व शब्द है और बाल के बाद विसर्ग है तो इसका उच्चारण होगा बालः। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं विसर्ग प्रयोग। विसर्ग का प्रयोग किस प्रकार से होता है। दोस्तों, आमतौर पर विसर्ग का प्रयोग पुल्लिंग वाचक शब्दों में होता है। ये आमतौर पर होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग वाचक शब्द में ही लगता है। जी नहीं, कई विभिन्न लिंगों में भी इसका प्रयोग होता है और एक वचन में भी इसका प्रयोग हम देख सकते हैं और बहुवचन में भी। आगे देखते हैं, उदाहरण के तौर पर रामः, तो म जो व्यंजन है उसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ, तो अ प्लस विसर्ग उच्चारण होगा ह, तो विसर्ग का उच्चारण क्या आएगा, ह। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, शब्द के आखिरी वर्ण में, आखिरी व्यंजन में जो स्वर लगा है उसको हमें ह में जोड़कर उसके बाद विसर्ग का उच्चारण करना है। एक और उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ जिससे विसर्ग के उच्चारण के बारे में आपका ज्ञान थोड़ा और स्पष्ट होगा। जैसे कि यथा राम एक वचन में, लेकिन राम का बहुवचन होगा रामाः, तो रा, मा और विसर्ग। अभी हमें क्या देखना है, देखो म में क्या, म है आखिरी व्यंजन, उसमें कौन सा स्वर लगा है, आ प्लस विसर्ग, तो क्या आएगा, हा। विसर्ग क्या है, ह है, ह प्लस आ, हा, तो उच्चारण क्या होगा, रामाः, रामाः। यह हो गया इसका उच्चारण। एक और उदाहरण हम आपको दिखाते हैं जो है भानु। भानु शब्द है, भानु के बाद विसर्ग लगा हुआ है, तो आखिरी व्यंजन है, आखिरी वर्ण है न, और न में उ स्वर जुड़ा हुआ है। अभी हमें इस उ को ह के साथ यानी कि विसर्ग के साथ जोड़कर पूर्ण शब्द बनाना है। जैसे कि उ प्लस विसर्ग, तो उच्चारण होगा हु, तो ह प्लस उ, हु भानु। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो आपको अनुस्वार और विसर्ग की जो जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी और आपके ज्ञान में वर्धन हुआ होगा, और आपके लिए यह आज का जो क्लास है वो अति मनोरंजक भी रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहेंगे और संस्कृत के ज्ञान के लिए आपकी उत्सुकता और भी बढ़ती रहेगी।